बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5th class, put Falcon Mathematics in front of you and open unit number 6, ratio and proportion. Let's do understand ratio and proportion. सबसे पहले इसमें हम करेंगे यूनिटरी मेथड। इन योर बुक ऑन पेज नंबर 88 यूनिटरी मेथड की सम डिटेल्स हैं। पहले इसकी रीडिंग करते हैं और फिर नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड पहले मैं प्राइसेस आर यूजुअली कोटेड इन यूनिट्स। ये हमें पता है कि जो प्राइस होती है किसी भी चीज़ की वो यूनिट्स में कोट होती है। एक्चुअली यूनिटरी मेथड इज़ अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक चीज़, ठीक है। किसी भी चीज़ का कोई एक यूनिट, कोई एक उसकी मिकदार, और उसकी जो वैल्यू हमने देनी होती है वो है यूनिटरी मेथड। या जो हमने उसकी एक चीज़ की ज़्यादा से एक या एक से मल्टीपल्स की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी होती है वो है यूनिटरी मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ऑफ 1 डज़न ऑफ एग्स, जैसे कि 1 दर्जन अंडों की अगर कीमत है, कोई भी है वो, अगर 30 रुपीज़ के हैं 12 अंडे, तो हमें ये पता चलाना है कि एक अंडा कितने का है। वो जो हम मेथड अप्लाई करेंगे एक अंडे की कीमत मालूम करने के लिए वो है यूनिटरी मेथड। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस। अब सेकंड एग्जांपल है प्राइस ऑफ 1 kg राइस। 1 किलो चावल की जो कीमत है अगर वो हमें पता है, बट 20 kg राइस की क्या प्राइस होगी, 30 kg। इसी तरह ज़्यादा, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम की प्राइस फाउंड आउट करने का जो मेथड हम अप्लाई करते हैं दिस इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड। वी कैलकुलेट प्राइस ऑफ 2 और मोर यूनिट्स। द मेथड टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। ये वही चीज़ कि जो भी मेथड हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ की, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी कितने केजी या कितने डज़न या कितने ग्राम्स की हमने कैलकुलेट करनी है प्राइस, उस मेथड को जो हम अडॉप्ट करते हैं मेथड वो है यूनिटरी मेथड। अब वो कम चीज़ें भी हो सकती हैं, ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी यूनिट्स की, कितने यूनिट्स की कीमत चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। अब इसी पेज पर, पेज नंबर 88 पर एग्ज़ाम्पल है यूनिटरी मेथड की। अ पैक ऑफ 6 बॉल्स कॉस्ट ₹72। 6 बॉल्स का पैक है, उसकी प्राइस है 72। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 बॉल। एक बॉल अगर लेना है तो उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जब ज़्यादा की प्राइस हमें पता है और हमने कम की फाइंड आउट करनी है तो डिवीजन मेथड अप्लाई होगा। हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द टोटल कॉस्ट बाय 6। ये जो टोटल कॉस्ट है हमें, हमारे पास 6 बॉल्स की, इसको डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो जो भी प्राइस आएगी वो 1 बॉल की होगी। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ इक्वल टू 72 डिवाइडेड इन 6 इक्वल टू 12। ठीक है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल है इसी पेज पर, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एन एग इज़ ₹8। अब एक अंडा जो लेने जाते हैं तो 8 रुपये में, 8 रुपीज़ में मिलता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 12 एग्स। 1 डज़न एग अगर लेने हैं तो कितनी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमारे पास, मैंने आपको बताया था
ज़्यादा चीज़ों की प्राइस हो और कम की फाइंड आउट करना हो तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। जब कम की प्राइस हो और कम से ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर हम इसमें मल्टीपल वे से निकाल। वी मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ 1 एग विद 12। 1 एग की कॉस्ट क्या थी 8, हम 8 को कितने की हमने फाइंड आउट करनी है 12 की, तो 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 की प्राइस निकल आएगी 96 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल about unitary method. 12 oranges cost rupees 180. Find the cost of 4 oranges. अब क्या है 12 यानी ज़्यादा नंबर की अमाउंट हमें पता है 180। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 4 की हमने फाइंड आउट करनी है कम की। तो मैंने क्या कहा था, जब ज़्यादा पता हो कम की फाइंड आउट करनी हो तो डिवीजन मेथड अप्लाई होगा। 12 oranges इक्वल टू 180 रुपीज़। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे 1 की। ठीक है, तो 1 की फाइंड आउट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 180 को 12 के साथ, तो 1 ऑरेंज की प्राइस आ जाएगी हमारे पास 15 रुपीज़। अब 1 की हमें पता है, 4 की हमने निकालनी है प्राइस, तो हम क्या करेंगे 1 की जो प्राइस है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 60 रुपीज़। Understand students? After reading the page number 88, let's solve exercise 1. अब हम exercise 1 solve करते हैं हमारी। And exercise 1 is related to word problems. The first problem is cost of 1 book is rupees 200. Find the cost of 5 books. बिल्कुल सिंपल है ये। 1 बुक की प्राइस हमारे पास है, हमने क्या करना है 5 बुक्स की निकालनी है। तो जब हम बुक्स परचेज़ करने जाते हैं तो एक बुक हमें पता है कि वो है 200 की, हमने 5 लेनी है तो 5 टाइम उसको 200 पे कर देंगे शॉपकीपर को। क्या हो जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे अब इसको, हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक इक्वल टू 200 और कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 5 और आ जाएगी प्राइस 1000। रुपीज़। सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज़ रुपीज़ 125। अगर 5 पेन ख़रीदने हैं तो 125 पे किया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब हमने एक पेन की कीमत फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास ज़्यादा की प्राइस है, कम की हमने फाइंड आउट करनी है, तो डिवीजन मेथड आएगा। 125 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू कितनी थी 125 रुपीज़, RS लिख देंगे साथ। और अब हमने फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 125 divided in 5. Answer is rupees 25.
25 रुपीज़ में हमें एक पेन मिलता है. सो द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज़ ₹25. The next question, 6 pencils cost ₹96. Find the cost of 2 such pencils. यानी 6 पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स जब हम लें तो 96 रुपीज़ पे करने हैं. तो वही सेम टू सेम पेंसिल्स अगर सिर्फ 2 चाहिए तो फिर कितना पे करना होगा. इसके लिए अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे. We will find the price of one pencil. अब हम यहाँ लिख देते हैं cost of 6 pencils $96. The cost of one pencil is equal to 96 डिवाइडेड इन 6. क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें 96 को 6 के साथ. तो ये है 16. अब वन पेंसिल इज़ इक्वल टू ₹16 और 2 पेंसिल कितने की होगी, टू पेंसिल इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू ₹32. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स इज़ ₹250. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 नोटबुक्स. अब हमारे पास 10 नोटबुक्स की प्राइस है और हमने फाइंड करनी है 15 की. वही मेथड अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल यूनिट की प्राइस निकालेंगे, फिर उस सिंगल यूनिट से हम 15 यूनिट्स की प्राइस फाइंड आउट करेंगे. 10 बुक्स की 250 है. कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इक्वल टू ₹250. तो कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड इन 10. आ जाएगा 25 रुपीज़. 25 आंसर आ जाएगा. नाउ अब हम फाइंड कर लेंगे 15 बुक्स की प्राइस. तो 15 बुक्स इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई विद 5 और 15 इक्वल टू, अब 25 को मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ, तो ये आ जाएगा 10 की तो 250 थी ना, तो 15 की हो गई 375 रुपीज़ प्राइस. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 8 balls is ₹16. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 balls. 8 balls लेने हैं तो 16 रुपीज़ पे करने हैं. इट मीन्स 2 रुपीज़ का एक बॉल डबल हो रहा है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 balls. चलें लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 8 balls
equal to rupees 16. Cost of one ball is equal to rupees 2. 2 कैसे? 16 डिवाइडेड बाय 8, इधर कर देती हूँ, तो आंसर है 2। ठीक है, अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ, कितने बॉल्स हैं? 17 बॉल्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है। 1 बॉल की 2 रुपीज़ है, तो 17 बॉल्स की होगी 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 34 रुपीज़ RS से, और 34 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट बार्स इज रुपीज़ 225। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 चॉकलेट बार्स। 5 बार्स जो हैं वो 225 की हैं, 10 चॉकलेट्स कितने की होंगी? तो डबल कर देंगे, क्योंकि चॉकलेट्स डबल हो गई हैं, इधर 5 इधर 10, 225 हैं, तो ये 450 आ जाएगी प्राइस। कैसे? कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट बार्स 225, cost of 1 bar is equal to 225 divided in 5 equal to 45, और 10 bars equal to 45 multiplied by 10 equal to 450। साथ में रुपीज़ लिख देंगे, 450 रुपीज़, ये हमारा आंसर। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थोड़ी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। 2 डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन जो है वो रेशियो है। दे कैन बी कंपेयर्ड बाय फाइंडिंग द डिफरेंस और बाय डिवीजन। If Salman is 12 years old and Atif is 6 years old, the difference in their ages is 6 years. रेशियो किस तरह फाइंड आउट हो सकती है? डिफरेंस से, यानी सब्ट्रैक्शन से और डिवीजन से। अब जैसे सलमान 12 इयर्स का है, आतिफ 6 इयर्स का है, दोनों की एज का अगर हम डिफरेंस लें तो वो 6 ईयर का है। 12 में से 6 माइनस करें 6, देयरफॉर वी कैन से दैट सलमान इज 6 इयर्स ओल्डर देन आतिफ। इफ़ वी डिवाइड 12 by 6, the ratio will 2/1. We can say that Salman is twice the age of Atif. अच्छा, अब ये जो रेशो में आपने कंपैरिजन लिखना है 2 क्वांटिटीज़ का, इसमें जो ऑर्डर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर मैटर्स। जो चीज़ पहले है वो पहले ही लिखना है। अगर सलमान की एज पहले है 12 इयर्स तो उसको ऊपर लिखेंगे। आतिफ की हम डिनोमिनेटर नीचे फ्रैक्शन में लिखें, अगर तो फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो। रेशियो इज़ कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड यूजिंग डिवीजन। जैसे इधर हम सेम एज, दोनों की एज डिस्कस कर रहे थे, सलमान की और आतिफ की, तो सेम काइंड कि अगर 2 चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं तो डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। अब इसके साथ हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2 अबाउट रेशियो।
Maria draw 4 hearts, 17 stars and 15 circles. What is the ratio of circles of hearts? Circles to hearts. What is the ratio of stars to circles? अब हमने इन तीन चीज़ों को 2 बार कंपेयर करना है. फर्स्ट सर्कल्स और हार्ट्स की रेशो, सेकंड हमने निकालनी है रेशो स्टार और सर्कल्स की. ठीक है, हमारे पास हार्ट्स हैं 4, स्टार्स हैं 17 और सर्कल्स हैं 15. अब हमने इसका फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है? एक्सरसाइज 2 अब हमारे पास रेशो किस तरह है? हार्ट्स स्टार्स और थर्ड है हमारे पास सर्कल. हार्ट्स हैं 4, स्टार 17, सर्कल्स 15. फर्स्ट हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी स्टेप 2 में. स्टेप 2 में हम लिखेंगे रेशो ऑफ स्टार्स टू सर्कल. ठीक है, तो अब हम इधर आ जाएंगे. रेशो ऑफ स्टार्स टू सर्कल, सर्कल्स टू हार्ट्स है. सर्कल्स पहले और हार्ट्स बाद में. सर्कल्स थे हमारे पास 15 और हार्ट्स हैं 4. अब इनकी हमने फाइंड आउट करनी है रेशो. इनको हमने सिंप्लीफाई करना है. इनकी रेशो यही आएगी. आंसर क्या आएगा? यही आएगी 15 and 4. वो क्यों? वो इसलिए the method which we adopted, divide the first value by second to the simplest form. अब क्या है कि ये नंबर्स ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं. इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है. ना तो 15 और 4 किसी एक टेबल पे डिवाइड किए जा सकते हैं. तो इनकी रेशो यही रहनी है. फर्स्ट ये था. सेकंड था हमारे पास ठीक है, इनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं, तो इसकी रेशो यही रहेगी. सेकंड है हमारे पास रेशो ऑफ स्टार्स टू सर्कल. अब स्टार्स थे 17 और सर्कल्स 15. स्टार्स सर्कल्स 17 15. अब 17 और 15 भी फर्दर अगर हम 17 को ऊपर और 15 को नीचे लिखें फ्रैक्शन में और इनको डिवाइड करें किसी भी टेबल से, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो रेशो आंसर यही होगा 17 15 की रेशो. ठीक है, 17 15 की रेशो ही रहेगी इनकी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है हमारे पास बी, अ हर्ड ऑफ 40 हॉर्सेस हैज़ 16 वाइट एंड सम ब्लैक हॉर्सेस। अब टोटल हॉर्स जो है वो 40 हैं, 16 वाइट हैं और कुछ उसमें ब्लैक हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ब्लैक हॉर्सेस। अब ब्लैक फर्स्ट आया है, ब्लैक हॉर्सेस टू वाइट हॉर्सेस। अब हम इसमें दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे 40 और 60 का। ब्लैक टोटल हॉर्स जो हैं वो हैं 40 हॉर्सेस हैं और वाइट हैं इसमें 16। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने 40 में से 60 माइनस किया तो आ गया 24। अब ये जो 24 है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये हैं ब्लैक हॉर्सेस। ये ब्लैक हॉर्सेस हैं। अब ये ब्लैक हॉर्सेस और वाइट हॉर्सेस की हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। स्टेप 2 में हम लिखेंगे अब ब्लैक हॉर्स और वाइट हॉर्स की रेशो। ब्लैक हैं हमारे पास 24 और वाइट हैं हमारे पास 16। इनको सिंप्लीफाई किया एक ही टेबल से, रेशो आ गई हमारे पास फाइनल। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको साइड पर 24/16, ब्लैक हॉर्सेस ऊपर आएंगे क्योंकि हम ब्लैक हॉर्सेस टू वाइट हॉर्सेस रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर है वो यही रहेगा, ब्लैक न्यूमरेटर और वाइट डिनोमिनेटर में। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24। इससे ज़्यादा ये अब सिंप्लीफाई नहीं होते, ये लास्ट है। तो रेशो आ गई हमारे पास 3 और 2 की। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group of preschoolers has 27 boys and 9 girls. What is the ratio of girls to all children? अब क्या कह रहे हैं, all children। अब यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो नहीं है कि बॉयज़ 27 है और गर्ल्स 9 है, इनकी रेशो फाइंड आउट करें, नहीं। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स की जो कि 9 है, विद ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों के साथ। तो सब बच्चे कितने हैं, 27 और गर्ल्स दोनों को मिला के। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल लेंगे कितने हैं, और टोटल स्टूडेंट्स हैं 27 + 9 all children equal to 36 हैं टोटल चिल्ड्रन। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है ऑल चिल्ड्रन टू गर्ल्स। ठीक है, तो 36/9, 36 9 के साथ रेशो निकाली, 9 4 से। ठीक है, रेशो आ गई हमारे पास 4 और 1। अगर टोटल 4 स्टूडेंट्स हों तो उनमें एक जो है वो गर्ल होगी। ठीक है,
हर 4 बच्चों में एक लड़की। ये हमारा रेशियो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, अ पैटर्न हैज़ 8 ब्लू ट्राइंगल्स टू एवरी 16 येलो ट्राइंगल्स। अगर 16 येलो कलर के ट्राइंगल्स होना तो उनमें 8 जो हैं ब्लू ट्राइंगल्स हैं, यानी हर एक दो ट्राइंगल के बाद एक। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ येलो ट्राइंगल्स टू ब्लू ट्राइंगल। सिंपल है ये तो बिल्कुल। येलो ट्राइंगल्स की 8 से हमने फाइंड आउट करनी है रेशो। अब हम यहाँ लिखेंगे येलो ट्राइंगल्स और ब्लू ट्राइंगल्स। येलो हैं 16, ब्लू हैं 8। हमने किया 16/8 8 2 टाइम्स 16, तो रेशो आ गई हमारे पास 2 and 1, यानी 2:1 की रेशो है येलो ट्राइंगल्स और ब्लू ट्राइंगल्स। अगर 2 येलो हैं ट्राइंगल तो उनके बाद एक ब्लू होगी, ठीक है। आफ्टर एवरी सेकेंड येलो ट्राइंगल द नेक्स्ट वन इज़ ब्लू। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमी क्लब हैज़ 34 members of which 2 are males and the rest are females. What is the ratio of female to male? अब फीमेल टू मेल है तो फीमेल पहले और मेल बाद में। ये भी सिंपल है, जस्ट हमने लिखना है सबसे पहले हमने फीमेल्स की इसमें नंबर ऑफ़ फीमेल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस टोटल हमारे पास स्टेप 1 में अब हमने क्या करना है, फीमेल्स निकालनी। तो फीमेल्स कितनी हैं, टोटल मेंबर हैं 34 और मेल हैं उनमें 2, ठीक है। और फीमेल कितनी हो गई 32 जो हैं वो फीमेल हैं। अब 32 फीमेल हैं। अब रेशो हमने फाइंड आउट करनी है फीमेल टू मेल। फीमेल आर 32, मेल इक्वल टू 2। अब हम 32/2 करें अगर तो 1:16 की रेशो आएगी, 16:1। आफ्टर every 16 female there is a male। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, दानियाल ड्रू 22 हार्ट्स 8 स्टार्स एंड 2 सर्कल्स। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टार टू हार्ट्स टू सर्कल। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्टार्स टू सर्कल्स। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था वो भी तकरीबन इसी तरह का था, हार्ट्स स्टार्स और सर्कल्स वाला, लेकिन उनमें रेशो फाइंड आउट नहीं हो रही थी, वो दिए ही सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, उनकी वही रेशो थी। लेकिन इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट है तीनों की और सेकंड है सिर्फ स्टार्स टू सर्कल। तो सबसे पहले हम दानियाल ने क्या क्या ड्रॉ किया और कितना किया लिख लेते हैं। दानियाल ने ड्रॉ किए हार्ट्स, स्टार्स और सर्कल। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है रेशो
स्टार्स, 2 हार्ट्स, 2 सर्कल। तो सबसे पहले स्टार्स लिखेंगे, स्टार्स, फिर स्टार्स, 2 हार्ट्स, उसके बाद सर्कल्स। इस तरह हमने ऑर्डर में लिखना है इनको। अब इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी हम नंबर ऑफ लिख लेते हैं। सर्कल नहीं, स्टार्स हैं 8, हार्ट्स हैं 22 और सर्कल्स हैं ओनली 2। अब एक ही टेबल से इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम इनको 2 के टेबल से ही सिंप्लीफाई करें तो 2 1s are 2, 2 11 टाइम 22, 2 4 टाइम 8, ये इसकी रेशो आ जाती है। अगर 4 स्टार्स हों, फिर 11 हार्ट और उन सब में एक सर्कल। सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है रेशो स्टार्स टू सर्कल्स। तो पहले स्टार्स लिख लेते हैं, स्टार्स, फिर सर्कल्स। स्टार्स हैं 8, सर्कल्स हैं 2। सिंपल करेंगे इनको, 4 और 1। ऊपर भी हमने फाइंड आउट किया है, 4 और 1 की रेशो आ जाती है। यानी आफ्टर एवरी 4 स्टार देयर इज़ 1 सर्कल। इस तरह ना, टोटल 8 स्टार्स हैं ना और टोटल 2 सर्कल्स हैं, तो 4 स्टार फिर एक सर्कल, फिर 4 स्टार्स, इस तरह दानियाल ने ड्रॉ किया ना, फिर एक सर्कल। इस तरह टोटल 8 स्टार्स और ये 2 सर्कल्स। ये है रेशो। नेक्स्ट अब टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखते हैं। 2 quantities are said to be directly proportional if an increase in one results in an increase in the other। यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है क्वांटिटी में, अमाउंट में, तो दूसरी भी इंक्रीज़ होगी अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, ठीक है। और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो अदर वन भी डिक्रीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपने याद रखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी जो उसका कंपैरिजन है जिसका, वो भी बढ़ेगी। जैसे कि अगर हम एक एरिया है लैंड का, ठीक है, जैसे ये एक लैंड है, एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं 5 या 3 शहर हैं, 1 2 3 4 हो गए, ये 4 सिटीज़ हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे इधर नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ते जाएंगे, तो अगर ये एरिया भी बढ़ता जाए, सिटीज़ बढ़ गए, 5th सिटी, 6th आ गया, फिर अगर ये और बड़ा हो जाए एरिया, यानी एरिया भी बढ़ रहा है, सिटीज़ भी बढ़ रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर ये नहीं, ऐसा नहीं है, आप देखें जैसे ये लैंड है कोई भी, यहाँ पे फोर एरियाज़ हैं या 4 पीपल हैं। अब बढ़ गए हैं लोग, पीपल बढ़ गए, लेकिन ये नहीं बढ़ा, एरिया नहीं बढ़ा, कंट्री उतना ही रहा, सिर्फ जगह कम हो गई। अब लोग तो बढ़ रहे हैं मगर एरिया नहीं बढ़ रहा, बल्कि लोगों के लिए एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? जब एक क्वांटिटी बढ़े तो सेकंड
जो कंपैरिजन जिसके साथ हो रहा है उस चीज़ का वो भी बढ़े। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो, ठीक है, इसके उलट करें इसको, तो एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब ये दो बातें हमने याद रखनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, और इसके अकॉर्डिंग अब हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है 3 and 4। एक्सरसाइज 3 इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक्सरसाइज 4 जो है वो है हमारी इन्वर्स प्रोपोर्शन की, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आई रिपीट, अ प्रोपोर्शन ऑफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज व्हेन द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि जब इनकी रेशियो या मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मीन सेम, बढ़ने से बढ़ती है, कम होने से कम होती है, तो वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 8 oranges कॉस्ट ₹96, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 oranges। सिंपल बात है, 8 ऑरेंज हैं 96 के, तो 14 ऑरेंज की प्राइस क्या होगी। ये सिंपल उसी तरह यूनिटरी मेथड हम एक्सरसाइज 1 करके आए हैं ना, सेम उसी तरह कि 8 ऑरेंजेस की प्राइस हमारे पास है, हम पहले फाइंड आउट करेंगे सिंगल यूनिट की प्राइस, फिर उसके बाद हम 14 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 14 यूनिट्स की प्राइस आ जाएगी। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से किस तरह रिलेटेड है क्वेश्चन, कि देखें अगर एक चीज़ लेंगे यानी इधर से अगर हम क्वांटिटी कम करेंगे तो प्राइस भी कम होगी, अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे 8 की 96 है तो 14 की 96 से ज़्यादा होगी, यानी क्वांटिटी बढ़ी 14 तो इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 8 ऑरेंजेस इक्वल टू 96 रुपीज़ के हैं। 1 ऑरेंज की प्राइस निकालेंगे इक्वल टू 96 डिवाइडेड इन 8, तो इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हमने फाइंड आउट करनी है 14 ऑरेंज की प्राइस। 14 ऑरेंज इज इक्वल टू 12 का एक है, ठीक है, 12 रुपीज़ का एक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 168। सी 8 ऑरेंज से 14 ऑरेंज हो गए, 96 रुपीज़ से 168 प्राइस होगी, दोनों चीज़ें बढ़ गई, क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, उसकी अमाउंट भी, उसकी प्राइस भी, तो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 18 dolls cost ₹360, हाउ मैनी dolls कैन बी बॉट फॉर ₹455। अगर 18 डॉल्स ख़रीदी जाएं और 630 पे किया जाए तो कितना पे करना पड़ेगा, 455 में हम कितनी डॉल्स ख़रीद सकते हैं। प्राइस कम हो गई है 630 से 455, तो नंबर ऑफ़ डॉल्स भी कम हो जाएंगी, 18 से कम ख़रीदेंगे हम। क्या करेंगे, पहले एक डॉल की कीमत फाइंड आउट करेंगे। 18 डॉल्स इक्वल टू 360 रुपीज़ और 630, फिर से 18 डॉल्स इक्वल टू ₹630
1 doll equal to 630 डिवाइडेड इन 18, तो ये आएगी ₹35 की एक डॉल आई। अब हमने टोटल लेनी है कितनी डॉल्स लेंगे हम, अगर हमारे पास हैं 455 रुपीज़। 455 रुपीज़ की डॉल्स लेनी है हमने, तो कितनी आएंगी? इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं 35 से, तो आ जाएंगी 13 डॉल्स इक्वल टू 455 रुपीज़। ठीक है, डॉल्स कम हो गई, प्राइस भी कम हो गई। नेक्स्ट, इफ़ अ मैन अर्न्स ₹8,050 पर वीक, इन हाउ मैनी डेज ही विल अर्न ₹13,800। सेम उसी तरह डॉल्स की तरह के पहले हम अर्निंग निकाल लेंगे उसकी एक वीक की, और एक वीक में से एक दिन की। वो कैसे? वीक है ना यहाँ, तो वीक में कितने दिन होते हैं? 7। अब हम क्या करेंगे, 7 डेज़ की अर्निंग है इक्वल टू 8050। मैन अर्न्स इन 7 डेज ठीक है। आगे ही अर्न इन 1 डे, डिवाइड कर देंगे इसको 7 से, तो आ जाएगा 1150। एक दिन में वो 1150 रुपीज़ अर्न करेगा। अब टोटल वो अर्न कर रहा है कितने? 13,800। 13,800 वो कितने दिनों में अर्न करेगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे 13,800 को 1150 से, तो 12 डेज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो अर्न करेगा 12 डेज़ में 13,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कार कवर्स 96 किलोमीटर in 12 liters of petrol, how much distance will it cover in 24 liter of petrol? देखें, 96 किलोमीटर ट्रैवल करती है कार, 12 लीटर तेल पेट्रोल यूज़ करती है। 24 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डलवा दिया जाए तो वो कितना ट्रैवल करेगी? 12 लीटर था, 24 लीटर हो गया, डबल हो गया 12 से 24, तो 96 भी डबल हो जाएगा। तो 96 प्लस 96 क्या आ जाएगा ये? तो कार जो है वो कवर करेगी डिस्टेंस, अगर हम 96 को ट्वाइस कर दें, $192। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स ऑफ वॉशिंग पाउडर ईच वेइंग 2 kg।
अब 16 बैग्स हैं वॉशिंग पाउडर के। ईच बैग जो है वो 2 kg का है रुपीज़ और उसकी प्राइस है 672। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बैग्स ऑफ द सेम ईच वे 2 kg। अब ये सेम है 2 kg, तो kg से हमारा अब कोई लिंक नहीं है, हमने जस्ट उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। 16 बैग्स जो हैं वो 672 के हैं। 18 बैग्स कितने के होंगे? पहले हम 672 को 16 से डिवाइड करेंगे, एक बैग की कीमत आ जाएगी, फिर उसको हम एक बैग की प्राइस को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बैग्स की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 16 बैग्स इक्वल टू 672 रुपीज़। ठीक है, इधर कॉस्ट लिख देते हैं। अब कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल टू 672 डिवाइडेड इन 8, तो ये आ गई हमारे पास 42 रुपीज़ का एक। तो अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 18 बैग्स, ये आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 756। 2 बैग भी भर गए और उसकी 2 बैग के अकॉर्डिंग 84 रुपीज़ भी भर गए प्राइस में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 160 kg ऑफ गुड्स फॉर 125 किलोमीटर इज़ ₹6000, what will be the cost of transporting 200 kg of goods for 400 किलोमीटर? तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 किलोमीटर का फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर कितने में जाता है ये देखेंगे, और उसके बाद हम 200 किलोग्राम 400 किलोमीटर। अब हम सपोज कर लेते हैं कि 1 किलोग्राम इधर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या है 160 मल्टीप्लाई 125। ये हमने 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग इसको कर दिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 200 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन 400 किलोमीटर इक्वल टू 160 किलोग्राम 125 जो था वो क्या था 6000 में था। 6000 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, अब हमने इसको ये क्वेश्चन 2 तरीके से हम करेंगे, एक रेशो मेथड से और एक ये हम जो डायरेक्ट मेथड करते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसी को ये जो 400 वाला है इसको ऊपर 6000 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 400 ऊपर लिखा
और नीचे हमने जो 1 वाला डिस्टेंस निकाला था 160 मल्टीप्लाई बाय 125, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 480 मिलियन ओवर 20,000। अब इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 24,000, यानी 24,000 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे अगर 200 किलोग्राम वज़न ट्रेवल करता है 400 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा हमने मेथड सॉल्व कर दिया। इसी क्वेश्चन का दूसरा रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो वो ये तरीका, ये हमने लिख लिया। वेट पहला था 160 और दूसरा 200। डिस्टेंस हमारे पास था 125 और 400। कॉस्ट 6000 और दूसरी हमने फाइंड आउट करनी थी। उसी तरह ऑर्डर में इनको लिख लें। द फर्स्ट वन जो फाइंड आउट करनी है ऊपर, ठीक है, जो फाइंड करना है हमने वो ऊपर और जो हमारे पास है वो नीचे, इनको लिख दिया। फिर उसी तरह 6000, 200 और 400 को मल्टीप्लाई कर लिया और 160 और 125 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 24,000। वे वही है, बस वो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, ये हमने डिटेल में लिख दिया। नेक्स्ट, the last question of this exercise: if the wages of 12 workers for 5 days are rupees 75,000, find the wages of 17 workers for 6 days. Let's find out. अब हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है, क्या है वेजेस, कितना लिखना है, wages of 12 workers for 5 days equal to 75,000। अब हमने निकालने हैं इसके वेजेस फॉर 1 डे। वर्कर्स उतने ही हैं 12, तो ये आ जाएगा 75,000 डिवाइडेड इन 5 इक्वल टू 15,000। तो वेज ऑफ 1 वर्कर फॉर 1 डे इज़ 15,000। तो अब हमने फाइंड आउट कर लेना है ये हमने फाइंड आउट किया है वेजेस ऑफ 12 वर्कर इन 1 डे। ठीक है, अब हमने वेज ऑफ 1 वर्कर, पहले 12 वर्कर की बात थी ना ये, अब हमने 1 वर्कर के वेज फाइंड करने हैं इन 1 डे, एक दिन में। तो एक दिन में आए थे 15,000,
15,000 को अब डिवाइड कर देंगे हम 12 वर्कर के साथ, तो एक वर्कर का निकल आएगा, एक वर्कर का एक दिन का वेज। ये है इक्वल टू 1250 रुपीज़। अब हमारे पास एक वर्कर का एक दिन की इनकम है। अब हमने 17 वर्कर्स की एक दिन की इनकम फाइंड आउट करनी है, तो 17 वर्कर्स की हम लोग अब फाइंड आउट कर देते हैं। वेजेस ऑफ 17 वर्कर्स इन 1 डे इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई बाय 17, आंसर आ जाएगा 21,250 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइनली हमने फाइंड आउट क्या करना है, 17 वर्कर्स की 6 डेज़ की अमाउंट। तो अब ये जो हमारे पास आया है 1 डे की अमाउंट है, तो हमने अब इसको 17 डेज़ से मल्टीप्लाई करना है। वेजेस ऑफ 17 वर्कर्स इन 6 डेज़, 6 दिन में ये कितना अर्न कर लेंगे, सेवनटीन वर्कर्स एक दिन में 21,250 रुपीज़ अर्न कर रहे थे, और अब यही 17 वर्कर्स 6 डेज़ में कितना अर्न करेंगे। तो 6 डेज़ में हम ये जो 21,250 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 टाइम। तो 6 टाइम अगर ये अर्न करेंगे तो ये टोटल अर्न करेंगे 1,27,500 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने ये क्या किया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 3 और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।